देखिएगा करंट वोल्टेज कर्व या इसे लिख दिया हूँ पोटेंशियल V और वर्सेस I कर्व, ठीक है। और तीसरा इसी का दूसरा नाम है पोलेरोग्राम। हमने पहले भी बात किया है कि अब यहाँ पर किसको कहाँ रखना है, तो हमने बोला है ये डायग्राम से ही पता चल रहा है कि पोटेंशियल कंट्रोल्ड मेथड है ये। तो पोटेंशियल हमारा कंट्रोल किस पर है, पोटेंशियल पर। कहने का मतलब ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह है इसलिए इसको x में, और जो इसके रिजल्ट में जो आएगा उसको y में रखे हैं। तो यहाँ इस ग्राफ के कोऑर्डिनेट को देख के ही पता चल गया कि ये कंट्रोल्ड पोटेंशियल मेथड है ना। ये कंट्रोल्ड पोटेंशियल मेथड है, इसको हम बात कर चुके हैं। कंट्रोल्ड पोटेंशियल मेथड, ये डायग्राम के कोऑर्डिनेट देख के ही क्लियर हो गया कि V इधर I इधर। क्लियर। अच्छा, इस पोलेरोग्राफिक एस्टिमेशन में जब हम V I ग्राफ प्लॉट करते हैं या डायग्राम प्लॉट करते हैं तो हमको ऐसा सिग्मॉइड कर्व मिलता है जो लगभग एस शेप जैसा है ना। सिग्मॉइड कर्व कैसा भाई, सिग्मॉइड कर्व है। VI कर्व इज सिग्मॉइड। ये दो तीन चीज आप लिख सकते हो, सिग्मॉइड कर्व है। अब सिग्मॉइड कर्व में देखना, इसमें कुछ करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाता है। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाता है, जैसे है यहाँ के करंट को रेसिडुअल करंट बोलते हैं। कहाँ से कहाँ, A से B। फिर B से जो D है इस पूरे को डिफ्यूज़न करंट बोलते हैं, जो ही मुख्य है। और ये जो लास्ट में जो प्लेटो आ गया, प्लेटो मतलब एकदम स्टेडी स्टेट आ गया, उसको हम लोग लिमिटिंग करंट बोलते हैं, IL। ठीक है। तो 3 करंट मेंशन यहाँ पर कर रहा हूँ। हालांकि जब डिस्कशन करेंगे तो 3 से ज़्यादा करंट भी आएगा, एक इंपॉर्टेंट करंट माइग्रेशन करंट भी आएगा। तो अभी अब हमको देखना क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें है तो वो ये है, इसी के बेस पर ही कंसंट्रेशन का प्रेडिक्शन संभव है। बाकी केवल समझो इस ग्राफ का पार्ट है, बाकी इनको हमको मिनिमाइज करने की कोशिश करना है। अच्छा, अब यहाँ देखिए करंट के टाइप क्या है। मैं बोलता हूँ कि यहाँ देयर आर फॉलोइंग टाइप ऑफ करंट, देयर आर फॉलोइंग टाइप ऑफ करंट, फॉलोइंग करंट एग्जिस्ट। ठीक है। पहला हम लोग लिख रहे हैं रेसिडुअल करंट। रेसिडुअल करंट, और इसका जो नोटेशन हमने बनाया है I सब्सक्रिप्ट में R, ये पहला करंट है। ठीक है भाई, रेसिडुअल करंट। दूसरा, अब एक बारी बारी से हम लोग बात करेंगे, रेसिडुअल करंट का जो एरिया है वो कहाँ तक है ना। रेसिडुअल करंट का एरिया है वो कहाँ तक है, और भी एरिया और भी नाम आएंगे कुछ नाम। एक नाम यहाँ माइग्रेशन करंट आता है, उसको यहाँ मेंशन नहीं किया गया है, बट उसको समझाएंगे क्या है ना। तो मैंने नाम तो बता दिया हूँ, रेसिडुअल आएगा, डिफ्यूजन आएगा, लिमिटिंग आएगा। तो नाम और नहीं लिख रहा हूँ मैं, सीधा डिस्कशन में आता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि वो जगह बस भर देगा, फिर समझ में डालना पड़ेगा। उससे अच्छा आप नाम तो पता है, अब धीरे धीरे करके डिस्कस करते हैं। रेसिडुअल करंट क्या है, देखो नाम से कुछ क्लियर हो। रेसिडुअल का मतलब रहता है कि अभी जो पहले से जो मटेरियल वहाँ पर था मौजूद, बिना एनालाइट के, है ना, बिना एनालाइट के पहले से जो मटेरियल था मौजूद। कहने का मतलब एनालाइट में जो आयन है उसको छोड़कर एनालाइट के जो सॉल्यूशन में पानी जो मिलाते हैं उसमें हो सकता है, या किसी और कारण से। मेन पर्पस हमारा है एनालाइट का रिडक्शन। एनालाइट के रिडक्शन के पहले जो भी वहाँ फिनोमिना हो रहा है उसके कारण जो करंट डेवलप हो रहा है वो रेसिडुअल करंट है। क्योंकि अभी हम एनालाइट का रिडक्शन शुरू नहीं किए हैं, और या एनालाइट का रिडक्शन शुरू होने से पहले जो हो रहा है वही रेसिडुअल। कहने का मतलब रेसिडुअल का मतलब होता है बचा हुआ। कहने का मतलब वहाँ एनालाइट के पहले जो पहले से मौजूद, पहले से बचे हुए पहले से बचे हुए सब्सटेंस के कारण, पहले से बचे हुए कुछ प्रोसेसेस हो रहे हैं उसके कारण करंट है। ठीक है। अब यहाँ मैं ग्राफ में अगर देखूँ तो A से लेके B तक का ये प्रोसेस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। A से B में ये जो एरिया है। फिर दूसरी बात करता हूँ, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर ये पार्ट समझना, I जो R है रेसिडुअल पार्ट है, हाँ, रेसिडुअल पार्ट। इस रेसिडुअल पार्ट में क्या क्या शामिल है, 2 तरह का करंट लेते हैं, IF और IC, ऐसा लेते हैं। ये दो टाइप का करंट है, इसको बोलते हैं फैराडिक करंट। अब फैराडिक और नॉन फैराडिक शब्द फिर आएगा। फैराडिक करंट, उसका भी मीनिंग देखेंगे। फैराडिक करंट
और इसको बोल देते हैं, इसको कई लोग कई तरह से बोलते हैं, चार्जिंग करंट बोल देते हैं, कंडेंसर करंट बोल देते हैं, है ना, कंडेंसर करंट, चार्जिंग करंट, कन्वेक्शन करंट, कन्वेक्शन करंट, ये सब नाम है इसके। ठीक है, क्या है दोनों का मतलब हम लोग समझेंगे। अब एक और शब्द मैं बोल रहा था, माइग्रेशन करंट। एक्चुअली माइग्रेशन करंट भी आ सकता है यहाँ पर, माइग्रेशन करंट इसमें भी शामिल होता है, इसमें भी शामिल होता है, ये याद रखें, है ना। उधर लगभग न के बराबर होता है, इसलिए माइग्रेशन करंट को वो हमेशा डिस्टर्ब करना छोड़ता नहीं है। इसलिए माइग्रेशन करंट को कम करने के लिए सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी हाई रखना ही पड़ता है। माइग्रेशन करंट को हटाने के लिए सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट को थोड़ा बहुत रखना ही पड़ता है। तो माइग्रेशन करंट इधर भी आएगा भाई, है ना। ये कई बार नहीं शो करते, लेकिन मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है, कि इसको मैं ऑप्शनल रखा हूँ। इसको कई बार क्या होता है कि बच्चे पूछते हैं कि माइग्रेशन करंट का ग्राफ नहीं शो रहा है सर, कहाँ है। तो मैं बोलता हूँ माइग्रेशन करंट को पर्टिकुलर नहीं शो करना है, क्योंकि इसको हमको हटाने का ही उपाय लगाना है, क्योंकि ये डिस्टर्ब करेगा भी, यहाँ भी डिस्टर्ब करेगा, यहाँ भी डिस्टर्ब करेगा, और अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन चल रहा है तो यहाँ भी आ सकता है। तो इसका एक ही उपाय होता है, इसको ग्राफ में अलग करना मुश्किल होता है, इसलिए इसको हटाने के लिए आप जो भी केमिकल प्रोसेस, जो वहाँ पर फिजिकल प्रोसेस अप्लाई किए हो, किसको मिलाना किसको नहीं मिलाना, वो आप अप्लाई करें। अच्छा, ये माइग्रेशन करंट है। चलो मैं हल्का सा जोड़ दिया हूँ इसको, माइग्रेशन, समझ जाएंगे ना, लिख देता हूँ माइग्रेशन करंट। इसको अलग से पढ़ाऊँगा हालांकि क्या है इसका कारण और माइग्रेशन करंट। तो अभी इस पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, इन दोनों पर डिस्कस करता हूँ। फेराडिक और नॉन फेराडिक क्या है, या कंडेंसर क्या है ना। देखें जरा फेराडिक करंट का। देखो फेराडिक जब भी वर्ड आ जाए, मैं इसको अलग से लिखा नहीं रहा हूँ, लेकिन फेराडिक जब भी आ जाए तो समझना कि जहाँ रिडक्शन का इन्वॉल्वमेंट है, या फेराडिक करंट का मतलब ये हुआ जहाँ NE, I इक्वल्स टू NE ऐसे लिखते हैं ना, चार्ज इक्वल्स टू Q इक्वल्स टू NE ऐसे लिखते हैं ना, तो इसी से रिलेटेड करंट। तो फेराडिक करंट का मतलब है जहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का लेना देना हो, कहने का मतलब सीधा बात है हमारे शब्दों में, यहाँ पर रिडक्शन जहाँ हो रहा हो वो यहाँ पर फेराडिक करंट को डेवलप करेगा। तो फेराडिक करंट, अब भाई समझ में आता है कि ये अभी तो हमने बोला था एनालाइट का रिडक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो फेराडिक करंट कैसे आ जाएगा। तो फेराडिक करंट यहाँ पर अदर फेराडिक करंट की बात हो रही है। एनालाइट जो रिडक्शन स्टार्ट होगा वो भी एक प्रकार का फेराडिक करंट है, लेकिन यहाँ अभी तो हम एनालाइट को स्टार्ट नहीं किए हैं, तो किसके रिडक्शन के कारण होगा, तो जो इम्प्योरिटीज़ है उसके रिडक्शन के कारण होगा। तो हम लोग बोलेंगे ड्यू टू रिडक्शन ऑफ रिड्यूसिबल इम्प्योरिटी, ये रिड्यूसिबल इम्प्योरिटीज़ के रिडक्शन के कारण होता है ना। किसके कारण, रिड्यूसिबल इम्प्योरिटी के रिडक्शन के कारण। क्लियर है भाई बात। तो ड्यू टू रिड्यूसिबल इम्प्योरिटी, रिडक्शन ऑफ रिड्यूसिबल इम्प्योरिटी, भाई हम पानी से सॉल्यूशन बना रहे हैं, एक्वा सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो एक्वा सॉल्यूशन में ज़रूरी तो नहीं है कि जो हम चाह रहे हैं वही आयन मौजूद हो। कितना से कितना आप पानी को आप डिस्टिल कर लो, थोड़ी बहुत तो अदर आयन आ ही जाते हैं, है ना। लेकिन कोशिश करना ये सब ना हो, इसको हमको कम करना है। डिफ्यूजन करंट करा हुआ, बाकी सबको कम करना है। तो ये सब कितना भी चाहोगे लेकिन एरर तो होगा। तो उस एरर के कारण यहाँ पर जो सॉल्वेंट है उसमें अदर जो आयन मौजूद है ना, जिसको हम लोग ऐड नहीं किए हैं, जिसको एनालाइज नहीं रखे हैं, उसके कारण जो रिड्यूसिबल है वो इम्प्योरिटी रिड्यूस होके ये वाला करंट प्रोड्यूस करता है। अच्छा, दूसरा कंडेंसर और चार्जिंग करंट क्या है ना। कंडेंसर और चार्जिंग करंट क्या है, तो देखेंगे ये जो चार्जिंग करंट है या कन्वेक्शन करंट जिसको बोल रहे हैं, ये जैसे कंडेंसर अब क्या किसके कारण होगा, तो मैं बोलता हूँ जो मैंने बात किया था पहले, जो मरकरी का जो ड्रॉप है ना, जो कैपिलरी ट्यूब से आएगा वो नेगेटिव चार्ज होता है, उस पर आजू बाजू में कौन जो सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट है उसका आयन आके ऐसे डबल लेयर बनाता है। तो ये जो डबल लेयर बन रहा है ना, ये जो डबल लेयर बन रहा है, उस डबल लेयर के कारण जो करंट डेवलप होता है, ये डबल लेयर के कारण है ना, ये इलेक्ट्रिकल डबल लेयर है जिसको हम हेल्महोल्ट्ज़ डबल लेयर बोले थे, याद है। तो हेल्महोल्ट्ज़ डबल लेयर के कारण है ना, यहाँ पर नाम क्या दूंगा, हेल्महोल्ट्ज़ डबल लेयर। तो ये हेल्महोल्ट्ज़ डबल लेयर क्या काम करेगा, मैं नीचे लिखा हूँ, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। ये लीजिए, ये जो हेल्महोल्ट्ज़ डबल लेयर है
वो एक कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा, है ना भाई। कैपेसिटर इस तरह से शो करते हैं फिजिक्स के लैंग्वेज में। तो कैपेसिटर की तरह ये 2 लेयर का काम करेगा और दोनों के बीच में कुछ करंट यहाँ पर स्टोर रहेगा। तो करंट स्टोर कन्वेक्शन का मतलब होता है बंद करना, बंद करके रखना, स्टोर करके रखना। और चार्जिंग का मतलब ये चार्ज लेयर है 2, डबल लेयर को रिप्रेजेंट करता है। कंडेंसर मतलब एज अ कंडेंसर बिहेवियर। तो इसको हम लोग को क्या करना है, कंडेंसर करंट में रखना है और ये थोड़ी बहुत तो डेवलप होगा, है ना। तो ज़्यादा रोल इसी का रहेगा। इसको तो चलो एक बार प्योरिटी ज़्यादा बढ़ा के थोड़ा कम किया जा सकता है, लेकिन ये तो आएगा ही, है ना। इसको हम कहाँ कम कर पाएंगे। और माइग्रेशन का क्या मतलब मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के कारण जो आयन मूव करेंगे, अट्रैक्शन के कारण जो आयन मूव करेंगे, उस के कारण जो करंट आएगा उसको माइग्रेशन करंट बोलते हैं। तो इसके लिए जरूरी क्या है, ये सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट को ज़्यादा मिलाओ, इसको कम ही करना है, ऐसा सोच के चलिए, ठीक है। तो ये हो गया पहला करंट, रिड्यूसिबल करंट। ये लेकिन बहुत कमज़ोर होगा क्योंकि हम इसको पानी को चाहेंगे नहीं कि इसका कोई इम्प्योरिटी रहे, कोशिश करेंगे इसको प्योर रखने का। ये चार्जिंग करंट ये थोड़ी बहुत तो आएगा फिर, लेकिन इसका वैल्यू बहुत कम होता है। फिर उसका माइग्रेशन को भी हम कम करने के लिए KCl मिलाएंगे, है ना, ताकि माइग्रेशन करंट भी कम हो जाए। तो कहने का मतलब कम होता है, इसलिए वोल्टेज के साथ भी इसका वैल्यू बहुत कम बढ़ता है, ठीक। तो यहाँ से A से B तक का प्रोसेस हो गया है। चलो आगे। हाँ, नेक्स्ट में देखें फैराडे के इसे रेसिडुअल के बाद दूसरा करंट हम लोग बात कर देते हैं, डिफ्यूज़न करंट। अब डिफ्यूज़न के पहले मैं माइग्रेशन को भी समझा देता हूँ, ठीक है। माइग्रेशन को समझो एलिमिनेट करना है, ठीक है भाई। देखिए दूसरा करंट लिखा हूँ माइग्रेटरी करंट, जो यहाँ मेंशन नहीं है। तो माइग्रेशन करंट क्या है, तो यहाँ पर कोई ग्राफ में मेंशन नहीं है, केवल और केवल ये नाम लिखा हूँ, नाम को समझा देता हूँ। ये क्या होता है कि दिस इज ड्यू टू, इसको लिख देता हूँ, ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ आयन, ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ आयन्स अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, अंडर द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है। तो ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ आयन अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स, तो ये डेवलप होने का कारण है ना। और क्यों होता है, टूवर्ड्स अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड, है ना, कि पॉजिटिव, जैसे एक कैथोड है मान लो, तो इसको इसमें कौन आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, Pb2+ एटसेट्रा ऐसा। तो हमको हमारे पास तो जो सॉल्यूशन है उसमें यही सिचुएशन है कि हमारे पास कैथोड है, उसी में अट्रैक्ट हो रहा है। तो अब इसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको कम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कोशिश करते हैं कि सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट को कम करें। इट हैज़ टू मिनिमाइज, इट हैज़ टू मिनिमाइज, तो मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं, है ना। फॉर दिस, इसके लिए क्या करते हैं भाई, फॉर दिस सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट इज ए सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट ऑफ हाई कंसंट्रेशन इज एडेड। सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट जो ज़्यादा कंसंट्रेशन का है उसको ऐड करना है, क्योंकि माइग्रेशन करंट केवल वहाँ बाहर का जो बैटरी ना वो कंट्रोल कर रहा है भाई, इसमें कंसंट्रेशन का कोई लेना देना नहीं है ज़्यादा, ठीक है ना। इसीलिए इस माइग्रेशन करंट को भगाना बहुत ज़रूरी है। तो ये माइग्रेशन करंट को जीरो करना पड़ता है। DC करंट में तो जीरो एकदम से नहीं होता, DC पोलरिग्राफी में, AC पोलरिग्राफी में कई बार उसको लगभग जीरो के कैटेगरी में ला देते हैं। वो जो कई सारे मॉडिफाइड टेक्निक आ गए हैं अब, जैसे पल्स पोलरिग्राफी है, तो उसमें उसको लगभग जीरो कर देते हैं। अब यहाँ से देखिए, जो ठीक है कि कारण हमने बता दिया है कैसे जीरो करना है माइग्रेशन को, तो वो डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, और उसको मैं लिख देता हूँ कि ये जो डबल लेयर है पहले भी बात हो चुका है, इसके चारों ओर जो सपोर्टिंग आयन इलेक्ट्रोलाइट आ जाए तो ये नेगेटिव चार्ज बाहर के जो कैटायन हैं उसको कम अट्रैक्ट करता है, तो जिससे ये केवल और केवल डिफ्यूजन मूवमेंट करता है, ठीक है। अब ये याद रखिएगा, ये जो माइग्रेशन करंट है वो रेसिडुअल में भी डिस्टर्ब कर सकता है, सब जगह डिस्टर्ब कर सकता है। जब तक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है वो डिस्टर्ब कर सकता है, बस इसको मिनिमाइज करना ही एकमात्र उपाय है। जो सबसे मुख्य जो करंट है वो है डिफ्यूज़न करंट, ठीक है। डिफ्यूज़न करंट को ध्यान रखिएगा, डिफ्यूज़न करंट को
कि ये क्यों आता है, तो ये होता है ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयन ऑफ एनालाइट, है ना। इट इज ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयंस ऑफ एनालाइट। एनालाइट में जो आयंस हैं, है ना, टूवर्ड्स या बस इतना ही लिख देता हूँ, है ना, ये इट इज़ ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयंस ऑफ एनालाइट। अब एनालाइट में क्या होता है कि एनालाइट में इसको कंट्रोल कौन करता है, इसको जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कंट्रोल करता है, तो यहाँ लिख सकता हूँ ड्यू टू कंट्रोल्ड बाय या इट इज परफॉर्म्ड बाय कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्यों बोल रहा हूँ भाई, क्योंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या करता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन डिफ्यूजन होता है हमेशा। डिफ्यूजन है ना, याद रखना, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ये डिफ्यूज होता है कंसंट्रेशन। और जो कैथोड है उसके पास लो कंसंट्रेशन होता है और बाहर हाई होता है, तो बाहर से कैथोड की ओर, बाहर अंदर सॉल्यूशन से कैथोड की ओर मूव करता है। ये बात भी पीछे कर चुके हैं, है ना। यहाँ एक चीज़ याद रखिएगा कि क्या होता है, दो प्रोसेस यहाँ पर चल रहा है, समझेंगे इस बात को, है ना। कैसे दो प्रोसेस, कि एक तो डिफ्यूज़न हो रहा है और साथ साथ रिडक्शन भी हो रहा है। डिफ्यूज़न हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ अगर देखा जाए तो ये जो डिफ्यूज़न जो करंट है ना, उस पर फैराडिक करंट भी थोड़ा बहुत टेक पार्ट कर रहा है, फैराडिक करंट भी आ रहा है। तो यहाँ जो, इसलिए ये ग्राफ में इस बीच वाले हिस्से को, है ना, ये जो हमने ए और बी जो बनाया था ना, ये जो यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी था पहले, ठीक। तो ए और बी में से ये जो बीच वाले पार्ट को ही हम लोग ज़्यादा मेंशन करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि यही एक्चुअल में डिफ्यूज़न ज़्यादा हुआ है यहाँ पर। तो ये जो बी और सी पार्ट है, यहाँ कहाँ से शो करूँगा भाई इसको, कि ग्राफ में ये बी से डी पार्ट है, बी टू डी, यही डिफ्यूज़न करंट को डिसाइड या रिप्रेजेंट करता है। तो ये याद रखना कि इससे पहले कोई डिफ्यूज़न नहीं हुआ, मतलब रेसिडुअल के समय कोई डिफ्यूज़न नहीं, कोई रिडक्शन नहीं, है ना। यहाँ डिफ्यूज़न ज़्यादा हुआ रिडक्शन के कंपेयर में, हियर एट बी टू डी इस रीजन में, है ना। रेट ऑफ डिफ्यूज़न जो है वो ग्रेटर था किसके कंपेयर में, रेट ऑफ रिडक्शन के, क्योंकि रिडक्शन मतलब फैराडिक करंट हो जाएगा और ये डिफ्यूज़न करंट है, तो हमको डिफ्यूज़न करंट का ही कंट्रीब्यूशन लेना है। तो यहाँ पर बी से डी जो पोर्शन है, इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहीं पर डिफ्यूज़न का रोल ज़्यादा है कंपेयर टू रिडक्शन, है ना, कंपेयर टू रिडक्शन। तो ये जो प्रोसेस है वो, अच्छा अब बात किया जाए, यहाँ पर मैंने सी पॉइंट भी लगा लिया है। सी पॉइंट क्या है ना, सी पॉइंट क्या है, और यहाँ पर बी पॉइंट है। देखो ये जो करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ है, यहाँ इस वेवलेंथ बोलता हूँ, सॉरी, ये जो करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल है, इस पोटेंशियल के बाद ये जो डिफ्यूज़न फिनोमिना है वो स्टार्ट हुआ है। तो इस फिनोमिना, इस इतने पोटेंशियल को, है ना, एक नाम दे देते हैं, क्या, डिकम्पोजिशन पोटेंशियल। क्या नाम देते हैं भाई, डिकम्पोजिशन पोटेंशियल। मैं यहाँ लिख देता हूँ शॉर्ट में, पोटेंशियल डिकम्पोजिशन, आप लोग पूरा लिख लेना, डिकम्पोजिशन पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, क्यों डिकम्पोजिशन पोटेंशियल भी, क्योंकि यहाँ से ही एक तरह से समझ लो पीछे रेसिडुअल पार्ट खत्म हो कि इतना कम से कम रिक्वायरमेंट है आगे डिकम्पोज होने के लिए, या ऐसे बोल सकता हूँ कि ये इतना पोटेंशियल के बाद ही डिफ्यूज़न स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, ये देखो, ये है मैक्सिमम, इतने से इतना तक ये मैक्सिमम है ना। अब उसके बाद इस मैक्सिमम के बाद देखें, इसको ज़रूरत नहीं है, ये लीजिए, हाँ, ये जो हाफ लिखा हूँ ये क्या है, अगर मैं बोलूँ तो ये क्या है भाई, ये जो करंट है वो कौन सा करंट है, तो ये जो आईडी है ना, उस आईडी का हाफ है बिल्कुल, क्योंकि आईडी मैक्सिमम यहाँ तक गया है, तो उसका जस्ट आधा पार्ट है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं,
ई हाफ बोलते हैं। इसको दूसरा नाम में हाफ वेव पोटेंशियल, शॉर्ट में लिखा हूँ हाफ वेव पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, इसको डिकम्पोजिशन पोटेंशियल बोलते हैं, इसको हाफ वेव पोटेंशियल बोलते हैं। तो ये हाफ वेव पोटेंशियल एक्चुअल में फिक्स होता है। हाफ वेव पोटेंशियल फिक्स होता है, कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट होता है, इलेक्ट्रोड इंडिपेंडेंट होता है, और जितना आयन उतना हाफ वेव पोटेंशियल होता है। इस बात को जब मैं हाफ वेव पोटेंशियल को अलग से डिफाइन करूँगा उसी समय बात कर लूँगा, चलेगा? क्लियर है भाई? तो हाफ वेव पोटेंशियल को लिए थोड़ा सा वेट करते हैं, इसके जस्ट बाद अपन बात कर लेंगे। तो पहले यहाँ तक अच्छे से नोट करिएगा, ठीक है? अब हम लोग चौथे करंट की बात कर लेते हैं, लिमिटिंग, जो इसको समाप्त करेगा। देखिए, लास्ट बात करता हूँ लिमिटिंग करंट पे। लिमिटिंग करंट का मतलब ये है कि ये जिस समय ये जो सडन इंक्रीज है वो समाप्त होकर धीरे धीरे वो डाउन होने लगा या कांस्टेंट होने लगा, उस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग करंट। मतलब अब ये लिमिट हो गया कि इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता। तो मैक्सिमम, एक्चुअली मैक्सिमम करंट है, मैक्सिमम करंट ऑब्जर्व्ड, मैक्सिमम करंट ऑब्जर्व्ड समझ लीजिए, है ना? मैक्सिमम करंट ऑब्जर्व्ड इज द लिमिटिंग करंट, IL। ठीक है, अब ये जो लिमिटिंग करंट है वो याद रखिएगा, लिमिटिंग करंट की, लिमिटिंग करंट को हम लोग मैक्सिमम करंट बोल देते हैं, ठीक है ना? मैक्सिमम करंट बोल देते हैं। तो इस समय क्या हुआ है, इस समय जो है एक्चुअल में क्यों ऐसा ढलान ऐसा हो गया, तो रेट ऑफ जो डिफ्यूज़न है वो एक्चुअल में अब कम हो गया है, क्योंकि जो सॉल्यूशन में जितने भी मेटल आयन थे वो सब धीरे धीरे डिकम्पोज हो गए हैं, है ना? तो एक तरह से डिकम्पोज मतलब वो समझो रिड्यूस हो गया है और एमलगम बना लिया है, अब बहुत कम आयन बचे हैं। तो रेट ऑफ डिफ्यूज़न जो है पहले तो अचानक बढ़ा, उसके बाद क्या हो गया, रेट ऑफ डिफ्यूज़न यहाँ कम हो गया, किससे, या लगभग इक्वल हो गया, ऐसा बोलो, लगभग इक्वल हो गया, किससे, रेट ऑफ रिडक्शन से, रेट ऑफ रिडक्शन के लगभग इक्वल हो जाता है। तो इस समय ये धीरे धीरे कांस्टेंट हो जाता है, मतलब बराबर, न तो बढ़ने तक बहुत ज़्यादा बढ़ता दिखता है, हल्का फुल्का बढ़ता है, लेकिन वो इसके कारण बढ़ता है ना? अब यहाँ पर रेट ऑफ डिफ्यूज़न का असर दिखना बंद हो जाता है, डिफ्यूज़न ही मेन कारक है, तो मेन जो फैक्टर है वो कम हो गया, अब जो सब्सिडरी फैक्टर है वो दिख रहा है, इसलिए हल्का इंक्रीज दिखेगा। धीरे धीरे ही जब सारे आयन समाप्त हो जाएंगे तो ये भी बंद हो जाएगा और कांस्टेंट हो जाएगा पूरी तरह। तो यहाँ ऐसा सिचुएशन हो जाता है, ठीक है? क्लियर है? तो लिमिटिंग करंट को हम लोग डिफ्यूज़न करंट का मैक्सिमम बोल सकते हैं, है ना? रेसिडुअल के लास्ट को डिफ्यूज़न करंट का स्टार्टिंग बोल सकते हैं, है ना? और लिमिटिंग के लास्ट को डिफ्यूज़न करंट का मैक्सिमम करंट बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये 4 टाइप के करंट हमने बात किया, रेसिडुअल, माइग्रेटरी, डिफ्यूज़न और लिमिटिंग, इससे ये ग्राफ मिलके बनता है, ठीक है? क्लियर है भाई बात? अब हम, ये तो हो गया समझ लीजिए एक तरह से पूरा का पूरा प्रोसेस,